बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 227 किस्सा सुन चुके हैं और अब 228 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। आपके पास आदमियों की तो कमी नहीं अंकल। सिल्विया ने पहली बार गुफ्तगू में मुदाखलत की। आप जो काम कराना चाहते हैं वो किसी से भी करा सकते हैं और वो भी कम मुआवजे पर। हारून रबील ने गहरी नजरों से सिल्विया को देखा। ये कारोबारी मामलात हैं बेबी, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे, लिहाजा तुम इस मामले में ना बोलो तो ही बेहतर है। सिल्विया ने शाने उचकाए। आप बेहतर समझ सकते हैं अंकल, उसने कहा। मेरी समझ में तो ये बात कभी नहीं आ सकेगी कि जिस शख्स ने आपको तबाह कर दिया आप उसी से काम लेने पर क्यों मुसर हैं। इसलिए कि ये शख्स बहुत अच्छा फील्ड एजेंट है। मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें मैसरी कब था कि खोने की बातें कर रहे हो, मैंने हारून रबील से कहा। नहीं थे तो अब हो जाओगे, हारून रबील मुस्कुरा कर बोला। यकीन करो मैं तुम्हारे फायदे की बात ही करूंगा। मैं ये बात किसी तरह तुम्हारे दिमाग में नहीं उतार पा रहा कि मैंने खुद को फलस्तीन की आज़ादी तक इसी जिद्दोजहद के लिए वक्फ कर दिया है। मुझे अपने लिए बेकार ही समझो। तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो रबील, ओली वावड़ ने कहा। हारून रबील ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी और मुझसे बोला, तुम मेरे साबका कारोबार में शरीक हो जाओ। मुझे इस बात पर सख्त हैरत हुई। वो शख्स कारोबार में शराकत की बात कर रहा था जिसका सब कुछ तबाह हो चुका था। मैंने उससे कहा, कौन से कारोबार की बात कर रहे हो रबील? मैंने नया कारोबार शुरू करने का इरादा किया है। उसने कहा, तुम चाहो तो तुम्हें इसमें शराकत दार की हैसियत से शामिल किया जा सकता है। तुम्हारा काम सिर्फ मेरे मुफादात की निगरानी करना होगा। यूं तो तुम कोई सा भी कारोबार करो, मैं इसमें शरीक नहीं हो सकता, लेकिन ये मालूम करने में जरूर दिलचस्पी लूंगा कि अब कौन सा कारोबार शुरू करना चाहते हो। हारून रबील ने मुझे घूर कर देखा। क्या तुम मुझे ये अहमक समझते हो कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, और वो भी इस सूरत में कि तुम मुझसे ताउन करने से मुसलसल इनकार किए जा रहे हो? ये ना समझता तो इतनी बातें क्यों करता, और इसमें समझने की बात ही नहीं है, ये तो अटल हकीकत है। अगर इसका रवैया यही रहा तो इस पर तशद्दुद नागज़ीर हो जाएगा, हारून रबील ने ओली वावड़ से कहा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इसका रवैया यही रहेगा, ओली वावड़ ने कहा। तुम्हारे अंदाजे से लग रहा है कि तुम इसकी तरफ से यकीन से बात कर रहे हो, हारून रबील हुर्राया। मैं इसकी तरफ से नहीं, ना ही तरफदारी कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हें हकीकत से आश्कार कर रहा हूँ। जो कुछ मैं सोच लेता हूँ उस पर हर कीमत पर अमल करता हूँ। इसे मेरे लिए काम करना ही पड़ेगा, ख्वाह इसके लिए मुझे इस पर तशद्दुद ही क्यों ना करना पड़े। मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दूंगा, ओली वावड़ ने कहा, और इस मामले में मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत बिल्कुल नहीं। जो मेरा जी चाहेगा वो करूंगा, और अगर तुमने मेरे मशवरे के खिलाफ कोई काम किया तो मैं अपना काम जारी नहीं रख सकूंगा। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हारून रबील आपे से बाहर हो गया। ये धमकी नहीं, खुली हुई बात है। यूं मालूम होता है कि तुम दोनों दरपर्दा आपस में मिले हुए हो। अगर ये सोचकर तुम्हें तस्कीन मिलती है तो यही समझते रहो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने महसूस किया कि शदीद गुस्से में होने के बावजूद हारून रबील सोच में पड़ गया। मैं उसके झिझकने की वजह बहुत अच्छी तरह समझ रहा था। उसकी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि ओली वावड़ से मुखालफत मोल ले सकता। इस वक्त वो पूरी तरह ओली वावड़ के रहमो करम पर था। चंद लम्हे सोच में डूबे रहने के बाद हारून रबील ने कहा, देखो मेरे लिए उलझन मत पैदा करो, मुझे बहुत से काम करने हैं। अगर तुमने भी मेरे रास्ते में रुकावटें डालना शुरू कर दी तो कैसे काम चलेगा? क्या कह रहे हो रबील? ओली वावड़ ने मुतैराना लहजे में कहा। मैं तो हर तरह तुमसे ताउन कर रहा हूँ। जो मशवरा मैंने तुम्हें दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, तुम ना समझो तो दूसरी बात है। हारून रबील ने एक तवील सांस ली। ठीक है, उसने कहा, जैसे तुम मुनासिब समझो कर लो, बस तो फिलहाल हम अली को नहीं छेड़ेंगे, ओली वावड़ ने कहा। इसके लिए कुछ और सोचा जाएगा। शुक्रिया ओली वावड़, मैंने कहा। मुझ पर तुम्हारी मेहरबानियों के अकाउंट में एक और मेहरबानी का इजाफा हो गया। मेरी तवक्को के खिलाफ ओली वावड़ मुस्कुराया। एक अच्छे एजेंट के लिए जरूरी है कि वो वक्त के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए कोई कदम उठाए। मैंने बड़े गौर से उसे देखा, मगर मैं अंदाजा नहीं कर पाया कि उसके जहन में कौन सा मंसूबा परवरिश पा रहा है, लेकिन कुछ था जरूर। उसने मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश तैयार कर ली थी। मैंने सारे ख्यालात अपने ज़हन से झटक दिए और ओली वावड़ से बोला, जाहिर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। उसकी हालत नाजुक है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ओली वावड़ ने बिला झिझक जवाब दिया, क्या तुम्हें नहीं मालूम? मैंने बेचैनी से पहलू बदला। मुझे अंदाजा तो था, लेकिन किसी ने इस तरह दो टोक अल्फाज में मुझे ये बात नहीं बताई थी। ओली वावड़ ने सिल्विया की तरफ जवाब तलब नजरों से देखा और सिल्विया ने जल्दी से कहा, जिस किस्म के हालात से गुजर कर ये यहाँ तक पहुंचे हैं उसके पीछे नजर ये जरूरी था कि इन्हें कोई नागवार किस्म की खबर अचानक न सुनाई जाए।
ओली बाबर ने बड़ा बुलंद अहंग कह लगाया। तुम लोगों ने सिर्फ इसलिए ऐसा सोचा कि तुम अली से वाकिफ नहीं हो। खैर कोई बात नहीं, वो मुझसे मुखातिब हुआ। मैंने तुम्हें उसकी हालत से आगाह कर दिया है, कोई और शिकायत हो तो बताओ। बहस तुम्हारी वजह से इस हाल को पहुंचा है, मैंने सर्द लहजे में कहा। इसे बस याद रखना। ओली बाबर के होंठ भींच गए। जब तक तुम मेरी कैद में हो उस वक्त तक अपने लहजे पर काबू रखना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। लेकिन वो मर गया तो उसका इंतकाम मैं तुमसे जरूर लूंगा। मैंने उसकी बात को खातिर में ना लाते हुए कहा। इतनी बातें तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा ढील दे दी है। तुम मुझे क्या ढील दोगे? मैंने हकारत से कहा। हमारी तलाश पर तुमने सैकड़ों आदमी लगा दिए, पैदल लोगों की गिरफ्तारी के लिए हेलीकॉप्टरों तक का सहारा लिया। क्या इसी को ढील कहते हैं? ओली बाबर खड़ा हो गया। गुस्से की शिद्दत से उसका हुलिया बिगड़ कर रह गया था। ले जाओ इसे यहाँ से, वो बहुत जोर से दौड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में इसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठा बैठूं। दरवाजे के पास मौजूद दोनों मुसल्ला अफराद ने मुझे उठने का इशारा किया और मैं उठ गया। कमरे से बाहर निकलने से कबल मैंने ओली बाबर पर एक कहर आलूद निगाह डाली और फिर कमरे से निकल आया। मुझे वापस उसी कमरे में पहुंचा दिया गया जहां से ले जाया गया था। सिल्विया वहीं रह गई थी। ओली बाबर और हारून राबील से होने वाली मुलाकात बेहद नागवार साबित हुई थी, जिसकी वजह से तबीयत थोड़ी सी बेचैन हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुलाकात से उनका मकसद क्या था। मैंने खुद को बेड पर गिराया और अपना जहन आजाद छोड़ दिया। होने वाली बात तो होकर ही रहती है। जाहिर की जिंदगी के दिन अगर पूरे हो गए तो उसे मरने से कौन रोक सकता था? इसमें ओली बाबर का तो कोई कसूर नहीं था। मैंने इस मामले में ओली बाबर से तलक होकर गुफ्तगू की थी और जाहिर है कि इस मामले में वो कसूरवार नहीं था। मैं बोर होता रहा, करने को कुछ भी नहीं था। सिल्विया भी नहीं थी कि उससे बातें करके वक्त गुजारी ही कर लेता। इस इमारत से फरार होने की भी कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। ओली बाबर के पास जाते वक्त और वापसी में मैंने इमारत की हर राहदारी में मुसल्ला मुहाफिज बिखरे हुए देखे। इमारत से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नजर नहीं आया था। जिस कमरे में मैं मौजूद था इसकी खिड़कियों में शीशे नस्ब थे, मगर शीशे खुलने का कोई सिस्टम नहीं था। वजह यह थी कि इमारत में ठंडक का मरकजी निजाम मौजूद था, जिसकी वजह से खिड़कियां खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी और इसलिए वहां ऐसी खिड़कियां नहीं लगाई गई होंगी जिन्हें खोला जा सके। इस रास्ते से बाहर निकलने के लिए शीशा तोड़ना जरूरी था, लेकिन सवाल यह था कि शीशा तोड़ने से क्या फायदा होता। मैं इमारत की तीसरी मंजिल पर था और नीचे उतरने के लिए किसी सहारे की जरूरत थी जो वहां मौजूद नहीं था। अगर मौजूद होता तब भी यह बात यकीनी थी कि मुसल्ला मुहाफिज नीचे भी मौजूद होंगे, जिनकी मौजूदगी में सही सलामत नीचे तक पहुंचना ही मुमकिन नहीं था। फरार होना तो बहुत दूर की बात थी। मैंने फैसला किया कि फिलहाल खुद को हालात के धारे पर बहने दूं। मुझे यकीन था कि फरार होने का कोई ना कोई मौका जरूर मिलेगा और मैं उस मौके से फायदा उठाने में जरा भी तामिल नहीं करूंगा। पहले इस कैद में मेरा बहुत कीमती वक्त जाया हो चुका था। मेरी तन्हाई का इख्तिताम रात को उस वक्त हुआ जब एक मुलाजिम खाने की ट्राली धकेलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मैंने देखा कि ट्राली में 2 प्लेटें रखी हुई हैं, जबकि मैं कमरे में अकेला था। मुलाजिम के वापस जाने से कबल कमरे के खुले हुए दरवाजे से लकी आवड़ अंदर दाखिल हुई। उसके होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। हाय, उसने हाथ उठाकर कहा, ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? मुलाजिम वापस जा चुका था। मैंने कहा, ये तुम्हारे प्यारे डैडी की मेहरबानी है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। लकी ने ट्राली के दूसरी तरफ कुर्सी करके बैठते हुए कहा। मैं उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। लकी ने मेरी बेरुखी महसूस की, मगर उसने अपनी जेब मिटाने के लिए खुद ही अपने लिए खाना निकालना शुरू कर दिया। क्या बात है, तुम कुछ नाराज लग रहे हो, उसने खाने के दौरान कहा। मेरा ख्याल है तुमसे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई कि मैं नाराज होता। ओहो, तो तुम डैडी का गुस्सा मुझ पर उतार रहे हो? नहीं, मैं ताल्लुकात गलत मलत इस्तेमाल करने का कायल नहीं हूँ। हर एक के साथ मेरा मामला अलग होता है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हुई और तुम्हारा मुंह फूला हुआ है। जिन हालात से मैं गुजर रहा हूँ इनसे तुम गुजरती तो मैं तुमसे पूछता। वजह मालूम हुए बगैर कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब तुमने बताया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। मैंने क्या बताया है? मैं चौंक कर बोला। और तुम मेरे लिए क्या करोगी? तुमने यही कहा है ना कि जिन हालात से तुम दो चार हो उनमें आदमी की खुश मिजाजी दम तोड़ जाती है। हाँ, मैंने यही कहा है, लेकिन तुम इन हालात को तब्दील करने की पोजीशन में तो नहीं हो। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाने के लिए एक कोशिश तो कर ही सकती हूँ। मुझे माफी रखो, मैंने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। इस काम की जो कीमत तुम मुझसे तलब करोगी उसकी अदायगी मेरे बस की बात नहीं होगी। लकी हंस पड़ी। ऐसी कोई बात नहीं दोस्त, उसने कुर्बान हो जाने वाली नजरों से मुझे देखा। मैंने बहुत गौर किया और इस नतीजे पर पहुंची कि मैं खुद को तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ढाल लूं।
मैंने बेएतबारी से उसे देखा। मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। मैंने उससे कहा, मैं कुछ भी कहूँ तुम इस पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मुस्तकिल मेरा रवैया साबित कर देगा कि जो कुछ मैंने कहा वो दुरुस्त है। बात समझ में नहीं आई। मैं बुड़बुड़ाया, इतना बड़ा इनकलाब यूं ही तो नहीं आ जाता। लकी का मूड बिगड़ गया। मेरे खुलूस पर शुबा मत करो। उसने बड़े खराब लहजे में कहा, अगर तुमने इस किस्म की गुफ्तगू की तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। उसने अपने गिरेबान से पिस्तौल निकाल लिया। मैं बुरी तरह गड़बड़ा गया। उसका रद्द अमल गैर मुतवक्को था। मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। मैं तो इस इनकलाब की वजह जानना चाह रहा था। वजह यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, समझे तुम। लकी गहराई और मोहब्बत करने वाले खुद को अपने महबूब की ख्वाहिशात के मुताबिक ढाल ही लिया करते हैं। ये कोई इतनी अजीब बात नहीं। वो तो ठीक है, मैंने बदस्तूर बुखलाए हुए अंदाज में कहा, लेकिन तुम्हारा नजरिया मोहब्बत तो बहुत मुख्तलिफ था। मेरी हैरानी भी बेजा तो नहीं। मैंने बेएतबारी से उसे देखा। मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। मैंने उससे कहा, मैं कुछ भी कहूँ तुम इस पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मुस्तकबिल में मेरा रवैया साबित कर देगा कि जो कुछ मैंने कहा है वो दुरुस्त है। बात समझ में नहीं आई। मैं बुड़बुड़ाया, इतना बड़ा इनकलाब यूं ही तो नहीं आ जाता। लकी का मूड बिगड़ गया। मेरे खुलूस पर शुबा मत करो। उसने बड़े खराब लहजे में कहा, अब अगर तुमने इस किस्म की गुफ्तगू की तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। उसने अपने गिरेबान से पिस्तौल निकाल लिया। मैं बुरी तरह गड़बड़ा गया। उसका रद्द अमल गैर मुतवक्को था। मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। मैं तो इस इनकलाब की वजह जानना चाह रहा था। वजह यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, समझे तुम। लकी घुर्राई और मोहब्बत करने वाले खुद को अपने महबूब की ख्वाहिशात के मुताबिक ढाल ही लिया करते हैं। ये कोई इतनी अजीब बात नहीं है। वो तो ठीक है, मैंने बदसूर बुखलाए हुए अंदाज में कहा, लेकिन तुम्हारा नजरिया मोहब्बत तो बहुत मुख्तलिफ था। मेरी हैरानी भी बेजा तो नहीं है। मैंने ये कब कहा है कि मेरा नजरिया तब्दील हो गया है? मैंने तो सिर्फ अपना तर्ज अमल तब्दील कर लिया है, महज तुम्हारी खुशी की खातिर। शायद इस तरह मैं तुमको फतेह करने में कामयाब हो जाऊं। मैंने एक तवील सांस ली। जो कुछ वो कह रही थी बाइदद क्यास नहीं था। बाल जज्बे आदमी को बड़े बड़े काम करने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई मुहर्रक जरूर होता है। मैं लकी के बारे में ये बात नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन की बेटी है। उस पर मेरी शख्सियत के नकूश कितने ही गहरे क्यों ना मान लिए जाएं, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह थी कि पहले वो मेरी असलियत से बेखबर थी। उसे ये मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ। अब जबकि उस पर सब कुछ वादे हो गया था, ये बात भी उसके इल्म में आ गई थी कि मैं इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, यहूदियों और बिलखसूस उसके बाप के सख्त खिलाफ हूँ। तो उसे मुझसे बरगश्ता हो जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ तो मामला ही बिल्कुल बरक्स था। मुझ पर उसकी मेहरबानियां और भी सिवा हो गई थी। हद तो ये है कि वो खुद को मेरी मर्जी के मुताबिक डालने की बातें कर रही थी। क्या सोचने लगे? लकी ने मुझे टोका, क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई? पिस्तौल रख लो लकी, इससे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अलबत्ता अपनी तेज नजरों से घायल जरूर कर सकती हो। लकी ने पिस्तौल वापस रख लिया। बात का रुख तब्दील करने की कोशिश मत करो और मेरी बात का जवाब दो। आखिर पिछले हफ्ते तो हमारी मुलाकात हुई थी, उस वक्त तो तुम्हारे नजरियात कुछ और थे। आखिर एक हफ्ते में तुम्हारी काया कैसे पलट गई? इस एक हफ्ते के दौरान मैं जिस क़यामत से गुजरी हूँ उसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। डैडी की ज़बानी मुझे तुम्हारे फरार के बारे में खबरें मिल रही थी। मुझे जब ये मालूम हुआ कि तुम्हें घेरने के लिए तुम्हारे चारों तरफ आग लगा दी गई है, तो मुझे अंदेशा हुआ कि तुम जलकर अपनी जान दे दोगे, मगर झुकोगे नहीं। मैं तुम्हारे लिए दुआएं मांगती रही। मुझे अंदाजा था कि मेरी दुआएं भी तुम्हें झुकने पर मजबूर नहीं कर सकेंगी। बाज़ लोग ऐसे ही होते हैं, उन पर दुनिया की हर ताकत बेअसर हो जाती है। वो सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं और वो दूसरों को झुकाना जानते हैं। खुद टूट जाते हैं मगर झुकते नहीं। फिर खबर मिली कि तुम दोनों आग के दरमियान इस तरह घिर गए हो कि अब तुम्हारा निकल जाना मुमकिन नहीं रहा। आग की हिद्दत के सामने हेलीकॉप्टर के पर भी जल रहे थे। ये सुनकर मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। उसके थोड़ी देर बाद इतला मिली कि आग उस मुकाम के चप्पे चप्पे पर फैल गई है जहां तुम मौजूद थे, और ये बात यकीनी है कि तुम दोनों जल कर मर चुके हो, इसलिए अब वो लोग आग बुझा रहे हैं। मैं इस खबर की तवक्को ही कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये खबर बिजली बनकर मुझ पर गिरी और मैं बेहोश हो गई। इसी दौरान मैंने कई बार सोचा कि तुम्हारी इस हाल तक पहुंचने की जिम्मेदारी किसी हद तक मुझ पर भी है। अगर मैंने जिद ना की होती तो शायद डैडी तुम्हारे साथ ये सलूक ना करते। मुमकिन है तुम जिंदा रहते। अगर तुम जिंदा रहते तो शायद कभी तुम्हारे ख्यालात तब्दील हो जाते।
मैं कई घंटे बाद होश में आई। होश में आती मुझे ये नाकाबिले यकीन इतला मिली कि तुम दोनों को जिंदा गिरफ्तार किया गया है। मैं तो यही समझ रही थी कि मेरे दिलो दिमाग से सदमा कम करने के लिए मुझे ये खबर सुनाई जा रही है, लेकिन बाद में इस खबर की तस्दीक हो गई और मैंने उसी वक्त तहिया कर लिया कि अब मैं तुम्हें जरा भी मजबूर नहीं करूंगी, बल्कि खुद को ही बदल दूंगी। जो झुकना ही ना जाने उसे कोई कैसे झुका सकता है। मैं सन्नाटे के आलम में लकी की बातें सुनने लगा। बिलाशुबा उसके पास एक ताकतवर मुहर्रक मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद मुझे उसकी बातों पर यकीन करने में तामिल था। वजह यह थी कि उसके पास मुझसे नफरत करने के लिए भी तो एक से ज्यादा नहायत ताकतवर किस्म के मुहर्रकात मौजूद थे। आखिर वो इस मुहर्रक की मामूल क्यों बनी जो दूर अज क्यास था। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मुझसे इतनी शदीद मोहब्बत करती हो। मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए था। मैं अपना सब कुछ तुम्हें सौंपने को तैयार थी और तुम्हें इतना अंदाजा भी ना हो सका। मेरे मुंह का जायका खराब हो गया। जो सब कुछ सौंपने की वो बात कर रही थी, उस सब कुछ की उनके माशरे में कोई वक़्त नहीं। ये वो बेहकीकत चीज है जो सबसे ज्यादा आसानी से एक दूसरे को सौंप दी जाती है। मैंने ये बात सोची जरूर, मगर लकी से नहीं कही। मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। ये मुमकिन था कि ओली बाबड़ इस आड़ में कोई खेल खेल रहा हो, लेकिन सवाल ये था कि मुझे इससे क्या नुकसान पहुंच रहा था। मैंने सोचा कि मुझे इस खेल में शरीक हो जाना चाहिए। मैं अपनी मर्जी से इस खेल में शरीक हूँगा तो अपना किरदार इससे जरा मुख्तलिफ अंदाज में अदा कर सकूंगा, जिस अंदाज में वो दोनों बाप बेटी मुझसे तवक्को कर रहे होंगे। ठीक है, मैं मुस्कुराया। मैं तुम्हारे जज्बात तस्लीम करता हूँ। मुझे खुशी है कि कोई मुझे इस हद तक भी चाहता है। तो हमारी दोस्ती पक्की? लकी ने पुरमुसर्रत अंदाज में कहा और अपना नरमो नाजुक हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने बड़ी गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। अब यहाँ से फरार होने के बारे में कोई स्कीम बनाओ, लकी ने राजदाराना अंदाज में मुझसे कहा। मैं क्या स्कीम बनाऊं? मैं तो अपने साथी की फिक्र में घुरा जा रहा हूँ। मालूम नहीं वो बच सकेगा भी या नहीं। डैडी ने तुम्हें बताया तो था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, फिर भी तुम उसकी आस लगाए बैठे हो। मेरा दिल नहीं मानता। उसने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं ये कैसे गवारा कर सकता हूँ कि उसे मौत और जीस्त की कशमुकश में गिरफ्तार छोड़कर खुद फरार हो जाऊं। तुम फरार नहीं होगे तब भी उसके लिए क्या कर लोगे? जाहिर है किसी को मरने से तो कोई रोक नहीं सकता। कम अज कम मैं इंतजार तो कर सकता हूँ। ये उम्मीद तो रख सकता हूँ कि शायद उसकी हालत संभल जाए। बेवकूफी की बातें मत करो, लकी ने मुंह बनाकर कहा। सबसे आम आदमी की अपनी जात होती है, बाकी हर चीज की हैसियत सानवी होती है। जब तक मेरी जात को कोई इंतहाई किस्म का खतरा लाहक ना हो, मैं इस अंदाज में सोचना गुनाह तस्वर करता हूँ। लकी जानला में मुझे घूरती रही और फिर बोली, अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हें जान का खतरा लाहक है तो तुम क्या करोगे? तब मुझे जाहिर को छोड़कर फरार होने की कोशिश करने में कोई तरद्दुद नहीं होगा। लेकिन अभी मैं ऐसा क्यों करूं? मैं सिर्फ एक कैदी ही तो हूँ। मेरी जान को तो कोई खतरा नहीं है। किन खुशफहमियों में घिरे हुए हो अली? डैडी ने तुम्हें खत्म करने का फैसला कर लिया है? नहीं, मैंने बेइतबारी से कहा। ओली बाबड़ मेरा हुरीफ जरूर है, मगर हमने कभी एक दूसरे की जान लेने की कोशिश नहीं की। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, लकी जोर देकर बोली। मैंने अपने कानों से सब कुछ सुना है, इसीलिए किसी गलतफहमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम खाना खा चुके थे। मुलाजिम आया और खाने की ट्राली लेकर बाहर चला गया। लेकिन उससे काफी लाने को कहा था, काफी जो इस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ी अयाशी थी। एक हफ्ते से चाय या काफी जैसे किसी रूह अफ़ज़ा मशरूब का नाम तक सुनने को कान तरस गए थे। पीना तो बहुत दूर की बात है। ओली बाबड़ का यह फैसला मेरी समझ से बालातर है। मैंने उलझे हुए अंदाज में लकी से कहा, हमारे दरमियान कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसकी बिना पर वो मेरी जान का दुश्मन हो जाता। तुमने हारून रबील की पेशकश बड़ी हकारत से ठुकरा दी। अगर तुम मसलियतन उसे कबूल कर लेते तो कौन सी क़यामत टूट पड़ती। महज इतनी सी बात पर वो मेरी जान के दर पे हो गया। मैंने हैरत से कहा, उन्हें हारून रबील ने इस काम पर आमादा किया है, वरना वो तो बड़ी शिद्दत से मुखालफत कर रहे थे। तुम्हारी बातें बड़ी नाकाबिले यकीन है लकी, लेकिन मेरे पास इन पर यकीन करने की सिवा चारा भी नहीं है। उसके बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि मैं क्या करूं? तुम क्या करो? लकी ने मुझे घूरा। तुम यहाँ से फरार होने पर आमादा हो भी या नहीं? तुम्हारी फराहम करदा मालूमात की रोशनी में मैंने खुद को आमादा तो कर लिया है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से किस तरह फरार हो सकेंगे। ये काम तो तुम मुझ पर छोड़ दो, लकी ने कहा और कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगी। मुलाजिम काफी ले आया था। मैं यहाँ से निकलने की किसी तदबीर पर गौर करूंगी। मुलाजिम के वापस जाने के बाद लकी ने बात मुकम्मल की। काफी की पहली चुस्की ने मेरे जिस्म जाँ में तवानाई की लहरें दौड़ा दी। मेरा दिमाग भी बहुत तेजी से काम करने लगा। इससे कबल तो यूं महसूस हो रहा था जैसे दिमाग पर धुंध सी छाई हुई है।
मैं लकी के रवैये पर गौर करने लगा। अब की लकी और पहली वाली लकी में जमीनों आसमान का फर्क था। पहली बार मैं उससे मिला तो वो बहुत मासूम थी, अब उसमें वो मासूमियत नहीं रही थी। उसकी वजह क्या थी मैं यकीन से नहीं कह सकता था, तब मुझे अंदाजा हो रहा था कि लकी को तरबियत दी गई है। कुछ जरासीम तो उसे बाप की तरफ से विरसे में मिले होंगे और कुछ मेरी बेरुखी ने उसे मुसलमानों के खिलाफ सफ आरा होने पर मजबूर किया होगा। मैं ये बात तस्लीम नहीं कर सकता था कि मेरी मोहब्बत ने उसे खुद को तब्दील करने पर मजबूर कर दिया है। वो मुस्तकिल मुझे यहाँ से फरार होने पर उकसाए जा रही थी। फिलहाल ये कहना मुश्किल था कि उसका मकसद क्या था। ओली बाबर ने मेरे खिलाफ क्या मंसूबा बंदी की है, लेकिन ये बात यकीनी थी कि इस बार ओली बाबर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश करने की फिक्र में है। अगर ऐसी बात ना होती तो वो कभी अपनी बेटी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश ना करता। मैंने लकी की इस बात पर यकीन नहीं किया था। ओली बाबर ने मुझे जान से मारने का फैसला किया है। ये बात तो सिर्फ इसलिए कही गई थी कि मैं यहाँ से फरार होने पर आमादा हो जाऊँ। मैंने उसकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करते हुए फरार होने की हामी भर ली। काफी पीने के दौरान लकी भी किसी सोच में गुम रही थी। मैंने अपनी प्याली खाली करके उससे कहा, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से निकलने से कबल ही तुम्हारे डैडी मेरे खिलाफ फरमान जारी कर दें। ये तय हुआ है कि आखिरी फैसला करने से कबल डैडी खुद तुमसे बात करेंगे। अगर तुम अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे तो मजबूरी होगी, वरना तुम्हारी खिदमत से इस्तेफादा किया जाएगा। मैं दिल ही दिल में हंस दिया, मगर बज़ाहिर मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, तुम्हारे ख्याल में मेरा रवैया क्या होना चाहिए? मुझे मालूम है तुम किसी कीमत पर अपनी बात से नहीं हटोगे, लेकिन प्लीज मेरी खातिर अपने रवैये में जरा सी लचक पैदा कर लेना। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगी। वो झूठ पर झूठ गढ़े जा रही थी, लेकिन उससे मेरी सेहत पर क्या असर पड़ रहा था। इस इमारत से बाहर निकलने के बाद मैं हाथ पैर भी मार सकता था, लिहाजा अगर लकी से जरा सा ताउन करके मुझे आज़ादी मिल रही थी तो मैं ये मौका क्यों गंवाता। बाद में इनकी साजिशों के तार बखेरे जा सकते थे। मुझे किसी सूरत हाथ पैर हिलाने का मौका तो मिलता। लकी बड़े गौर से मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा ले रही थी। मेरी खामोशी तूल खींच गई तो उसने मुझे टोका, फिर तुमने क्या फैसला किया अली यार खान? मैंने चौंक कर उसे घूरा और धीरे से मुस्कुराया, फिर बोला, तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हो तो क्या मैं तुम्हारी खातिर ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकता? लकी मारे खुशी के उछल पड़ी। बस मुझे तुम्हारी रजामंदी दरकार थी, अब तुम देखना मैं करती क्या हूँ। मैंने इस बात में सारी लाया और दिल ही दिल में कहा, तुम मुझे फरेब दे रही हो और मैं तुमको फरेब दे रहा हूँ, लेकिन ये है कि आखिरी फतेह किसकी होती है। लकी बाद में आने का कहकर कमरे से चली गई और मैं बेड पर दराज हो गया। लकी तो खैर इस मैदान में नुवार थी, इसकी किसी बचगाना हरकत पर इसे इल्जाम नहीं दिया जा सकता था, लेकिन मुझे ओली बाबर पर हैरत थी। मालूम नहीं क्या सोचकर वो लकी के साथ शामिल हुआ होगा। वो तो बहुत शातिर आदमी था, उसे बखूबी इल्म था कि मैं इस किस्म की किसी साजिश के जरिए उसका आलाकार नहीं बन सकूंगा। फिर उसने ऐसी हरकत क्यों की? मुमकिन है लकी की जिद से मजबूर होकर उसने हामी भर ली हो। ये सोच करके तजर्बा कर लेने में क्या हर्ज है, या ये कि लकी को मैदान अमल में उतारा जाए ताकि इसे अच्छे बुरे की तमीज हो सके। मैं बखूबी अंदाजा कर सकता था कि इन दोनों के दरमियान किसी किस्म के मुकालमे हुए होंगे। लकी ने ओली बाबर से कहा होगा कि वो मुझे अपने हुस्न की जाल में फांसेगी। जाहिर है ओली बाबर ऐसी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता था, इसलिए कि वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता था। उसने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की होगी। ये बात किसी लड़की के हल्क से कहाँ उतर सकती है कि वो किसी मर्द को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब नहीं हो सकती। मर्दों को बेवकूफ़ बनाना तो लड़कियां अपना पैदाइशी हक समझती हैं। शायद वो ये समझने में किसी हद तक हक बजाने भी हैं। हमारे जद्दे अमजद ने जन्नत में बेवकूफ़ बनकर इमारत की पहली ईंट जिस अंदाज में रखी थी, अब पूरी इमारत को उसी अंदाज में ऊपर की तरफ तो जाना ही था। औरत के हाथों बेवकूफ़ बनने का अमल हर दौर में जारी रहा है और जारी रहेगा। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे हर मर्द तो शायद वाकिफ ना होता होगा, लेकिन हर औरत जरूर वाकिफ होती है। मर्द को बेवकूफ़ बनाना तो इसकी सरशत में शामिल है। कोई जिद्दोजहद किए बगैर वो मेकानिकी अंदाज में अपना काम करती है। मर्द चूंकि बेवकूफ़ बनने के लिए ही पैदा हुआ है, लिहाजा कदम कदम पर औरत कामयाबी से हमकिनार होती हुई आई है और उसके एतमाद में इजाफा ही होता चला आया है। लकी ने भी काम या ज्यादा कुछ न कुछ मर्दों को जरूर बेवकूफ़ बनाया होगा, फिर मेरे हाथों बेवकूफ़ बनने के बाद उसकी अदा को जबरदस्त ठेस पहुंची होगी। ओली बाबर से ये मालूम होने के बाद कि मैं कौन था और इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया था, उसके तन बदन में आग लग गई होगी। उसने जिद की होगी कि अजीम तर इसराइल के क़याम के लिए वो अपने बाप की जिद्दोजहद में शरीक होना चाहती है। कदे पसो पेश के बाद ओली बाबर ने उसे इजाज़त दे दी होगी। मुमकिन है बिला पसो पेश ही दे दी हो।
उसने अपनी बेटी को तो बेहतरीन तरबियत दिलवाई होगी, जिसके बाद लकी के एतमाद में बेहद इजाफा हो गया होगा और अब उसने फरमाइश करके मुझसे पंजा आजमाई करने का बेड़ा उठाया होगा। ये सब कुछ तो था, लेकिन होली बाबर का अपनी बेटी को इतने बड़े इम्तिहान में डाल देना बईदस फहम था। इसके अलावा और क्या सोचा जा सकता था कि उसने लकी की हिफाजत के लिए खुफिया बंदोबस्त करने के बाद ही उसे मेरे मुकाबले पर आने की इजाजत दी होगी। ये भी था कि ये कोई अलल ऐलान मुकाबला नहीं था। मालूम नहीं इनका मकसद क्या था। जहाँ तक मैं समझ सका था, लकी मेरे साथ चिपके रहना चाहती थी ताकि मेरे मंसूबों से अपने बाप को आगाह करती रहे। कोई 10 बजे रात के करीब मेरा बुलावा आ गया। मुझे उसी कमरे में ले जाया गया जहाँ चंद घंटे कबल ओली बाबर और राबील से मुलाकात हुई थी, लेकिन अब वहाँ सिर्फ ओली बाबर था और बेहद संजीदा नजर आ रहा था। मैं अंदाजा कर सकता था कि दोनों बाप बेटी की मीटिंग के नतीजे में मेरी तलबी हुई है। ओली बाबर ने मुझे बैठने का इशारा किया और मैं एक सोफे पर बैठ गया। तुमने हालात बेहद खराब कर दिए अली, ओली बाबर ने बगैर किसी तमीद के कहा। हारून राबील ने तुम्हारे इनकार को अपनी अना का मसला बना लिया है। तुम तो मुझसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो ओली बाबर, मैंने तंतिया लहजे में जवाब दिया। अगर मैं उसकी पेशकश का जवाब इस बात में दूं तो क्या तुम यकीन कर लोगे? ओली बाबर ने बेयकीनी से पहलू बदला। हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कभी उसके लिए काम करने पर रजामंद नहीं हो सकते, लेकिन मैं क्या करूँ? वो हत्ते से उखड़ा हुआ है, उसे उखड़ा ही रहने दो, मैंने बेपरवाही से कहा। तुम्हें अगर किस बात की फिक्र खाए जा रही है, समझने की कोशिश करो। उसका इसरार है कि या तो तुम उसके लिए काम करो या फिर तुम्हारा जिंदा रहना बेकार है। तुम्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए, हाथ पैर हिलाए बगैर एक दरीना दुश्मन से निजात मिल जाएगी। फजूल बातें मत करो। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि हारून राबील के हाथों तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। मैं समझ गया, मैंने खुश होकर कहा। तुम चाहते हो कि मुझे जब भी कोई नुकसान पहुंचे तुम्हारे हाथों ही पहुंचे, किसी और के हाथों ना पहुंचे। यही बात है ना? संजीदा हो जाओ अली, वरना यह भी मुमकिन है कि तुम कल सुबह का सूरज तुलू होते ना देख सको। तुम इतने बेबस तो नहीं हो ओली बाबर जितना जाहिर कर रहे हो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अब मेरी पहले जैसी हैसियत नहीं रही। बाज़ औक़ात मुझे अपनी मर्जी के खिलाफ भी करना पड़ता है। यूं क्यों नहीं कहते कि तुम उसकी दौलत के बल पर ऐश करना चाहते हो? तुम यही समझ लो, ओली बाबर ने बेपरवाही से कहा। लेकिन ये हकीकत है कि अगर मैं उसकी मजबूरी में हूँ तो वो भी मेरी मजबूरी में है। मैं उससे बहुत ज्यादा इख्तलाफ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि जहाँ तुम जैसा शख्स बेबसी महसूस कर रहा हो वहाँ मुझे क्या करना चाहिए। उसके लिए काम करने की हामी भर लो, ओली बाबर ने सरगोशियाना अंदाज में कहा, और मैं बुखलाहट में अपना सर सहलाने पर मजबूर हो गया। क्या तुम मेरे साथ कोई संगीन मजाक कर रहे हो ओली बाबर? मैंने मुतैराना लहजे में कहा। मैं इंतहाई संजीदा हूँ, मेरी बात पर गौर करो। तुम हर तरह से फायदे में रहोगे। फायदा नुकसान तो बात की बात है माय डियर ओली बाबर। पहले तुम मुझे कायल करो कि तुम मुझसे इतनी नहोनी फरमाइश क्यों कर रहे हो। ओली बाबर के होंठ भींच गए। मुझे पहले ही खदशा था कि तुम आसानी से नहीं मानोगे। उसने कहा। मुश्किल से भी नहीं मानूंगा, मैंने कहा। तुम्हारी फरमाइश मेरी समझ से बालातर है। हाँ, अगर तुम मुझे कायल कर सको तो मुमकिन है मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक काम करने पर तैयार हो जाऊं। मुझे मालूम है कि ये बहुत मुश्किल मरहला है, तुम्हें कायल करना आसान नहीं होगा। बस ये समझ लो कि मैं अपने मुकाबले में किसी और की बर्तरी कबूल नहीं कर सकता। बात तो माकूल है, मैंने इस बात में सर हिलाया, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसने तुमसे मदद तलब की है तो तुम्हें पूरे इख्तियारात भी दिए हैं। तुम्हारी बात अभी तक मैं पूरी तरह बाइख्तियार था, लेकिन अब वो अपनी मनमानी कर रहा है जिसे मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका पत्ता साफ कर देना तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है? तुम इतने मजबूर तो नहीं हो ओली बाबर। अपनी सरकारी हैसियत के बगैर मैं बड़े बड़े इकदाम अब नहीं कर सकता। उसका पत्ता साफ कर देना तो वाकई कोई बड़ी बात नहीं, मगर उसके आदमियों से कौन निपटेगा? इसके अलावा एक पहलू और भी है जिसका जिक्र करने से तुम दानिस्ता गुरेज कर रहे हो, मैंने मैनी खेज लहजे में कहा, और वो है उसकी दौलत। मैं तुमसे इख्तलाफ नहीं करूंगा, उसके पास दौलत के अंबार है। आखिर वो इतनी दौलत का क्या करेगा? उसकी कई नस्लें अगर इतनी दौलत दोनों हाथों से उड़ाएं तब भी खत्म नहीं होंगी। ठीक है ओलिव, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मुझे सोचने की मोहलत दो। कल किसी वक्त तुम मुझे अपने फैसले से आगाह कर दो। मैं हारून राबील को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सुबह ही तुम्हें अपने जवाब से आगाह कर दूं, और तुम ये उम्मीद भी कर सकते हो कि मेरा फैसला तुम्हारे हक में होगा। अब तुम आराम कर सकते हो, लेकिन तुम उस कमरे में वापस नहीं जाओगे। तुम्हारे लिए निचली मंजिल के एक कमरे में रहने का बंदोबस्त कर दिया गया है। मुझे नए कमरे में पहुंचा दिया गया जो बेहतरीन फर्नीचर से आरास्ता था। दीवार गिर अलमारी में चंद जोड़े कपड़े भी मौजूद थे जो मेरे ही नाप के थे। मैं लिबास तब्दील किए बगैर बेड पर ही दराज हो गया। ये बात तो समझ में आने वाली थी कि लकी ने मेरे पास जाने के बाद
ओली बावड़ को सूरत हाल से आगाह किया होगा और उसी के कहने पर ओली बावड़ ने मुझे बुलवाकर मुझसे गुफ्तगू की होगी। लेकिन उसने जिस किस्म की बातें मुझसे की, मैं उनसे जरा मुख्तलिफ किस्म की बातों की तवक्को कर रहा था। होना तो ये चाहिए था कि वो मुझे हारून राबील के हक में हमवार करने की कोशिश करता, लेकिन वहां तो मामला ही और निकला। ओली बावड़ मुझे अपनी मतलब बरारी के लिए इस्तेमाल करने के चक्कर में था। मैं बुरी तरह उलझ कर रह गया। बाप बेटी के किरदार फहम से बालातर हो गए थे। तजिया करता तो दलाइल उनके हक में भी होते और उनके खिलाफ भी। ऐसे में ये फैसला करना बहुत दुश्वार था कि असल सूरत हाल क्या है। अगर हारून राबील ने उस पर बर्तरी जताने की कोशिश की होगी तो उसके जवाब में उससे किसी भी किस्म के रद्द अमल की तवक्को की जा सकती थी, क्योंकि वो ऐसा ही आदमी था। ताम उसका मतलब ये भी नहीं था कि मैं उस पर एतमाद कर लेता। उसकी बात में वजन जरूर था, लेकिन यह भी तो मुमकिन था कि वो दूरी चाल चल रहा हो। एक तरफ तो लकी के जरिए मुझ पर जाल फेंक रहा हो और दूसरी तरफ खुद मुझ पर तबे आजमाई कर डाली हो ताकि मैं एक चाल से बचूं तो दूसरी में जरूर उलझ जाऊं। मेरे दिमाग की चूल्हे हिलकर रह गई। वो बहुत गहरी चालें चल रहा था जिनसे बचने के लिए हमा वक्त अलर्ट रहना जरूरी था। मेरे सामने फौरी हल तलब मसला ये था कि बाप बेटी में से किसकी पेशकश कबूल करूं। मेरे लिए दोनों ही फायदेमंद थी, कम से कम बज़ाहिर यही महसूस हो रहा था। दोनों ही सूरतों में मुझे आज़ादी मिल जाती, लेकिन इन दोनों में से एक का इंतखाब करना बहुत कठिन मरहला था। मैंने अगर हाजिर दिमागी का मुजाहरा ना किया होता तो इस मसले में फंस गया होता, लेकिन मैंने गेंद ओली बावड़ के कोर्ट में फेंक दी थी। मेरे नज़दीक ये बात मुसलमा थी कि लकी जो कुछ कर रही है ओली बावड़ के इमाम पर कर रही है। चुनाचे मैंने उससे कह दिया कि मैं उसे सुबह तक जवाब दे दूंगा। अब अगर उसकी ख्वाहिश ये होगी कि मैं लकी के साथ फरार हो जाऊं तो सुबह तक मैं इस इमारत में नहीं रहूंगा। यानी ओली बावड़ के तरतीब दिए हुए ड्रामे के मुताबिक लकी आज ही रात मुझे यहाँ से लेकर फरार हो जाएगी, और अगर लकी आज रात मुझे लेकर फरार ना हुई तो फिर मुझे हारून राबील के लिए काम करने की हामी भरना होगी, जिसका दूसरा मतलब था कि ओली बावड़ के लिए काम करना। मुझे मालूम था कि ओली बावड़ को हारून राबील से कहीं ज्यादा मेरी जात से खतरा महसूस हो रहा होगा। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने हारून राबील को चूना लगाने के लिए मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मैं हारून राबील के साथ खुद को ओली बावड़ को भी चूना लगा दूंगा। लिहाजा वो तरजीह इसी बात को देगा कि मुझे लकी के जरिए बेवकूफ़ बनाने का चांस ले, और उसके बाद अगर लकी मुझसे फरार होने की बात करती तो मैं उसे साफ जवाब दे देता। आखिर मुझे अपनी दयानतदारी भी तो साबित करना थी। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। मालूम नहीं मैं कितनी देर सोया रहा, लेकिन मेरी आंख झिंझोड़े जाने पर खुली थी। मुझे उठाने वाली लकी थी। क्या हुआ? मैंने बुखलाने की अदाकारी करते हुए लकी से कहा। तुम तो यूं घोड़े बेचकर सो रही हो जैसे तमाम उम्र यहीं क्याम करने का इरादा है, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। उस वक्त वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही दिलकश लग रही थी। शायद इस एहसास ने उसके हुस्न में 4 चांद लगा दिए थे कि वो एक ऐसे शख्स को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गई है जिसने उसके बाप तक को आजिज़ कर रखा था। ओह, तो क्या नहीं है? मैंने इस अंदाज में कहा जैसे नींद से उठने के बाद सोचने समझने की सलाहियतें पूरी तरह काम ना कर रही हूँ। जल्दी से मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हो जाओ, हमें इसी वक्त इस इमारत से निकल जाना है। मुंह तो मैं धो लूंगा, लेकिन इतने बहुत से मुसल्ला मुआवजों की मौजूदगी में हम इमारत से कैसे निकल सकेंगे? तुम उठो तो सही, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। सारे मुहाफिज गहरी नींद सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? मैंने मकाना अंदाज में पूछा। क्या यहाँ के मुहाफिज इतने ही बेपरवाह हैं? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने उन्हें काफी में नींद की दवा मिलाकर दे दी थी और अब मजीद सवाल जवाब बाद में कर लेना।